नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फेस पर। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मैं आ नहीं पाया था। मुझे बीच में कोरोना हो गया था और भी कुछ बहुत सारी डिस्टरबेंस चल रही थी। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा राइज ऑफ एलटीटी या फिर वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बार हिस्ट्री जान लेते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। आज़ादी से पहले श्रीलंका में इंडियन तमिल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे। उनका शिक्षा, व्यापार और नौकरियों में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वे श्रीलंका के उत्तर और पश्चिम इलाके में रहते थे। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ वो कहाँ पर रहते थे। आप ये देखिए, ये श्रीलंका का मैप है और यहाँ पर ये देखिए, ये नॉर्थ हिस्सा है। नॉर्थ, ये जो आपको रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, यहीं पर तमिल रहते थे। और जो साथ में जो कोस्टल एरिया है, ये साथ में जो कोस्टल एरिया है ये वाला, यहाँ पर भी तमिल रहते थे। एक और मैप है, कंटेंट टीम ने लगा दिया है, इसमें दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये नॉर्थ का हिस्सा और ये जो कोस्टल एरिया ना साथियों, यहाँ पर इंडियन तमिल रहते थे। तो आज़ादी होने के बाद श्रीलंका आज़ाद हो गया। फिर वहाँ पर क्या होता है, श्रीलंका के अंदर एक सिंहली जाति की आबादी है। श्रीलंका में सिंहली आबादी बहुसंख्यक है। आज़ादी के बाद क्या होता है, वहाँ की सरकारों ने सिंहली लोगों को सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। आज़ादी से पहले क्या था, जो भारतीय तमिल थे उन लोगों का शिक्षा के अंदर, नौकरियों के अंदर, व्यापार के अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे और उनकी बहुत ज़्यादा चलती थी। जीडीपी में उन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान था। जबकि जो सिंहली आबादी है वो लोग हाशिए पर थे। लेकिन जैसे ही श्रीलंका आज़ाद हुआ, वहाँ की सत्ता बहुसंख्यक लोगों के हाथ में आ गई। अर्थात कहने का ये है, सिंहली लोगों के हाथ में वहाँ की सत्ता आ गई। तो जब सिंहली लोग वहाँ सत्ता में आ गए तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने सिंहली लोगों के समर्थन में तरह तरह के कानून बनाए। इस तरह के कानून बनने से क्या होता है, भारतीय तमिल हाशिए पर आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह के कानून बनने से भारतीय तमिल हाशिए पर आने शुरू हो गए। इन सब बातों के विरोध में साथियों एक शख्स का उदय होता है। इन सब बातों के विरोध में, उसका नाम था वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण। वह एक समृद्ध परिवार से संबंध रखता था और 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटा भी था। उसने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था साथियों। अब सोचकर देखिए, 15 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया था। और वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण साथियों बहुत ज्यादा समृद्ध परिवार से था। मैंने जैसे आपको बताया, उनके पिताजी उस वक्त सरकारी नौकरी में थे और एक ऊंचे स्तर के अधिकारी थे। उनके पास बहुत सारी जमीन भी थी और उनका परिवार उस एरिया के बहुत सारे मंदिरों को संचालित भी करता था। वो बहुत समृद्ध परिवार से संबंध रखता था। तो क्या हुआ साथियों, उसने 15 साल की उम्र में तमिल यूथ फ्रंट को ज्वाइन किया। उस वक्त वहां का कोई लोकल संगठन था, तमिल यूथ फ्रंट। प्रभाकरण ने उसको ज्वाइन कर लिया। 1972 में उसने क्या किया, तमिल न्यू टाइगर को ज्वाइन किया। एक्चुअली यहाँ पर ज्वाइन नहीं होना चाहिए था, उसने तमिल न्यू टाइगर की स्थापना की थी। 1976 में इसी को एलटीटीई बोला गया और जिसका पूरा नाम क्या है साथियों, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, एलटीटी का पूरा नाम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एलटीटी के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं साथियों। एलटीटीई दुनिया का पहला ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जिसके पास खुद की वायुसेना, नौसेना और थल सेना थी। इस ग्रुप के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदास रणतुंगा और श्रीलंका के विदेश मंत्री को भी मारने का आरोप है। इस ग्रुप की वजह से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आज तक जितने भी लोग प्रभाकरण से मिले हैं, चाहे वो पत्रकार थे, चाहे वो राजनेता थे, चाहे वो साधारण आदमी थे, उन सब का यही कहना था, प्रभाकरण से ज्यादा क्लियर विजन वाला इंसान उन्होंने आज तक नहीं देखा। प्रभाकरण का जितना क्लियर कट विजन था साथियों,
तमिल इलम को लेकर इतना क्लियर किट विजन आज तक किसी भी मिलिटेंट ग्रुप का नहीं देखा गया। तो साथियों, प्रभाकरण ने एलटीटी का निर्माण कर दिया। तो एक सवाल ये है, आखिर प्रभाकरण चाहता क्या था? तो उसका जवाब ये है, वो चाहता था कि एक अलग देश बनाया जाए श्रीलंका से काटकर भारतीय तमिल लोगों का। मैंने आपको जो मैप में दिखाया ना कि भारतीय तमिल कहाँ पर रहते थे, नॉर्थ में रहते थे और फिर साथ में कोस्टल एरिया पे जो तमिल रहते थे, उसका कहना यह था कि हम लोगों का एक अलग से देश बनाया जाए। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, उसकी मदद भारत सरकार भी कर रही थी। तो साथियों, क्या होता है, 1983 तक प्रभाकरण इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था, वह छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देता था। लेकिन 1983 में उसने क्या किया, उसने जाफना के मेयर, जो उसकी गतिविधियों का केंद्र भी था, उसकी हत्या कर दी। जाफना साथियों वही नॉर्थ में तमिल लोगों का जहां पर प्रभुत्व था, वहां पर जाफना नाम का एक शहर है, बहुत सुंदर शहर है। उस वक्त प्रभाकरण ने वहां के मेयर की हत्या कर दी थी। वह सत्तारूढ़ पार्टी का मेयर था। साथ में उसने 1983 में क्या किया, उसने 13 श्रीलंका आर्मी के जवानों को भी मार दिया। प्रभाकरण उस मेयर और उन 13 जवानों को मारने से एकदम से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आ गया। तो 13 जवानों के मरने के बाद क्या होता साथियों, श्रीलंका में दंगे शुरू हो गए, लाखों तमिल लोग मारे गए। इन दंगों में श्रीलंका सरकार का हाथ था। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर दंगे एक दिन से ज्यादा चलते हैं तो वो सरकार प्रायोजित होते हैं, क्योंकि कोई भी दंगा ऐसा नहीं है जिसको सरकार कंट्रोल ना कर सके। अगर सरकार चाहे तो कोई भी दंगा है उसको 2 या साल में या 3 साल में उसको कंट्रोल कर सकती है। दंगों को कंट्रोल करने का एक बेहतरीन उदाहरण मैं आपको एक नेता का बताता हूँ। भारत के अंदर एक सीएम हुई है, महिला सीएम हुई है, बहन कुमारी मायावती। उनके राज में बहुत कम ही दंगे हुए, बहुत कम दंगे हैं, उनका रिकॉर्ड है, वो दंगों को तुरंत कंट्रोल कर लेती थी। 1987 में साथियों क्या होता है, एक समझौता होता है भारत सरकार, श्रीलंका सरकार और प्रभाकरण के बीच में। इन तीनों के बीच एक समझौता होता है। समझौते की बहुत सारी शर्तें थी, उनमें से मैं कुछ शर्तें आपको बता देता हूँ। श्रीलंका सरकार, भारत सरकार, जो राजीव गांधी वहां पर गए थे, समझौते की टेबल पर राजीव गांधी बैठे थे और उस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री भी थे, और जो वेल्लू पिल्लई प्रभाकरण था वो उस वक्त भारत आया हुआ था। तो समझौते की टेबल पर क्या होता है भाई, श्रीलंका सरकार बोलते हैं कि बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, अभी हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि शांति बनी रहे। तो श्रीलंका सरकार ने कुछ शर्तें रखी कि एक तो लिट्टे हैं वो सरेंडर कर दे, दूसरा जो भाषा को लेकर झगड़ा है उसको खत्म कर दे, तीसरा भारत सरकार अपनी तरफ से एक प्रपोजल देती है कि ठीक है लिट्टे सरेंडर कर देगा, हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पर शांति फोर्स भेज देंगे। साथियों, राजीव गांधी ने श्रीलंका के साथ समझौता कर लिया प्रभाकरण की तरफ से। लेकिन साथियों एक्चुअली में होता क्या, प्रभाकरण इस समझौते को मना कर देता है, वो इस समझौते को मानता नहीं, और वो क्या कर देता है, उसने भारत की शांति फोर्स के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया। और इससे क्या हुआ, भारत के हजारों सैनिक मारे गए, भारत की शांति फोर्स के हजारों सैनिक मारे गए। तो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से क्या हुआ, राजीव गांधी भी उसके अगेंस्ट हो गए। तो 1991 में साथियों क्या होता है, वह राजीव गांधी को भी मार देता है, क्योंकि उसको डर था अगर राजीव गांधी दोबारा सत्ता में आए तो वो उसके ऊपर लगाम लगाएंगे, इसलिए वो क्या करता है, राजीव गांधी को भी मार देता है। 1993 में साथियों उसने श्रीलंका के राष्ट्रपति को भी मार दिया। उस वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति थे प्रेमदासा रणतुंगा, उसने उस वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति को भी मार दिया, जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी। 2005 में साथियों क्या था, महिंदा राजपक्षे वहां के राष्ट्रपति बनते हैं। 2005 में महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बनते हैं। वहां पर नई सरकार के एस्टेब्लिश होते ही साथियों प्रभाकरण ने उस सरकार के विदेश मंत्री को भी मार दिया। अब सोचकर देखिए प्रभाकरण कितना ज्यादा अपने विजन को लेकर डिसिप्लिन था, मतलब वो अपने लक्ष्य के प्रति कितना कटिबद्ध था। उसने मौजूदा सरकार के विदेश मंत्री को भी मार दिया। तो विदेश मंत्री के मरने के बाद क्या होता साथियों, राष्ट्रपति राजपक्षे ने टोटली क्रैक डाउन कर दिया लिट्टे का। राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने लिट्टे का टोटली क्रैक डाउन कर दिया, उसने दमन कर दिया बुरी तरह से। उसने बोला अपनी आर्मी को मार दो सबको, जो भी मिले लिट्टे का उन सबको मार दो, किसी को भी छोड़ना नहीं है। पूर्ण टोटली क्रैकडाउन, पूर्ण रूप से दमन कर दिया साथियों। इतने हैवी क्रैकडाउन के बाद क्या होता साथियों,
इतने हैवी क्रैकडाउन की वजह से लोग क्या करते हैं, लोग लिट्टे को छोड़कर जाने लगते हैं। एलटीटी को शॉर्ट फॉर्म में लिट्टे कहते हैं। लिट्टे को छोड़कर जाने लगते हैं। फाइनली क्या होता है, 19 मई 2009 को प्रभाकरण मारा जाता है। जब प्रभाकरण मारा गया साथियों, उस वक्त भी 20,000 लोग मारे गए थे। ये मैं आपको कुछ फेमस तस्वीरें दिखा देता हूँ। इनके अंदर प्रभाकरण कौन सा, ये साथियों ये वाला, ये प्रभाकरण है। बहुत ज़्यादा ये पढ़ा लिखा आदमी था, हालांकि इसने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन ये किताबें बहुत पढ़ता था और ये बहुत तगड़ा शूटर था साथियों। इसका निशाना कभी नहीं चूकता था। और एक ये तस्वीर है इसकी, काफ़ी फेमस तस्वीर है ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये प्रभाकरण है। और जब प्रभाकरण मरा साथियों, श्रीलंका गवर्नमेंट ने मारा, उस वक्त द हिंदू इंडिया का फेमस अखबार है, उसने इसके ऊपर एक आर्टिकल छापा था। हालांकि आपको साफ दिखाई नहीं देगी ये तस्वीर, कंटेंट टीम ने थोड़ा इसको जूम करके नहीं लगाया, ऐसे ही लगा दिया। आगे से ध्यान रखेंगे इन सब बातों का। तो ये एक और तस्वीर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वही शायद आपका क्लियर हो जाए भाई कि ये तमिल कहाँ पर रहते थे। ये देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये जो आपको रेड रेड एरिया दिखाई दे रहा है ना नॉर्थ साइड में, और ये जो कोस्टल एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तमिल लोग रहते थे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी ही एक अलग वीडियो के साथ, एक अलग टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए आप सब साथियों को नमस्कार। और कृपया करके मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।